In last class, we have studied about the cash flow from investing activities, right? So investing activities में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितना इनफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और कितना आउटफ्लो हो रहा है, how much cash is coming to us and how much cash is going outside in investing. But investing means what? I have discussed yesterday investing activities related to non-current assets. मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें प्लांट मशीनरी बिल्डिंग इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी चीजों पे जो पैसा खर्च करते हैं या पैसा जो रिसीव होता है सेल करने से, इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में रखते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप लोग बिजनेस में पढ़ रहे होंगे, 3 डिसीजन होते थे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। सो इन्वेस्टिंग डिसीजन किससे रिलेटेड होता है? प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, कितना उसको खरीदने में पैसा लगेगा, है ना? सेम वही चीज है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसमें पढ़े थे हम लोग कि कितना पैसा नॉन करेंट एसेट्स में हमारा खर्च हो रहा है और कितना पैसा नॉन करेंट एसेट्स के थ्रू हमें वापस मिल रहा है, रिटर्न। सो नॉन करेंट एसेट्स में मैंने बताया था 2 चीजें, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी दूसरी कंपनी या अपने बिजनेस के बाहर कहीं पर भी इनकम अर्न करने के पर्पस से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया हो, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा हो। जैसे किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर में कर दिया, बैंक में एफडी कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर मोर देन 1 ईयर, या कहीं आपके पास पैसा है तो रियल एस्टेट में कॉमर्शियल पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर दिया कि वहां जमीन खरीद के छोड़ दिया या कोई बिल्डिंग खरीद लिया और उसको किराए पर दे दिया, इनकम आ रहा है और बिल्डिंग बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिबेंचर एंड एफडी और रियल एस्टेट, सारी चीजें आ गई, ठीक है। और क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? लाइक टेंजिबल और इंटेंजिबल 2 तरीके का होता है। फिक्स्ड, हमने अगर मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, गुडविल खरीदा, पेटेंट खरीदा, गुडविल बेचा, पेटेंट सेल आउट किया, जो भी, तो इन सब पर जो पैसा बेचने से आ रहा है वो इनफ्लो और जो जा रहा है वो आउटफ्लो। यही कल पढ़ा था हम लोगों ने। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, ये सब हमारा इन्वेस्टिंग में था। तो कल तो हमने पढ़ा था कितना पैसा इन्वेस्टिंग के थ्रू आ रहा है और कितना जा रहा है, दैट इज व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आज का जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है। कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको पता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। Carry on the business is called business finance. Money required to carry on the business is called business finance. So business को फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा कहाँ से आता है? 2 सोर्स है, एक है ओनर्स फंड, दूसरा है बोरोड। है 2 सोर्स ऑफ funds finance. Owners fund include equity share, preference shares, retained earnings and reserve and surplus, जो भी है ये सब ओनर्स फंड में आता है। जो शेयर होल्डर्स फंड आपने बैलेंस शीट में पढ़ा होगा, शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। बोरोड फंड में क्या होता है? बोरोड फंड में जितना भी पैसा हम दूसरों से उधार लिए बिजनेस चलाने के लिए, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, पैसा उधार लिए, लाइक पैसा उधार लेने के लिए हम क्या करते हैं? डिबेंचर इशू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लोन मतलब लेते हैं पब्लिक से, बॉन्ड्स में बॉन्ड्स के थ्रू पैसा लेते हैं, मतलब ये सब, या लोन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ये लॉन्ग टर्म
बोरोइंग में आ जाएगा, ठीक है। तो और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म के लिए कहीं से लोन लिया लेस देन 1 ईयर, सो ये सारी चीजें। सो याद रखो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सिर्फ एंड सिर्फ वी हैव टू फोकस ऑन द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। सोर्स मींस कहां से पैसा आ रहा है और फिर पैसा हम उसको कहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए खर्च करें। जैसे ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब आ जाएगा, क्योंकि इससे आसान और कुछ नहीं है। अगर नहीं सुनोगे, नहीं ध्यान दोगे तो फिर परेशान रहोगे, क्योंकि पढ़ना यही है, ठीक है। पैसा, कैश फ्लो का मतलब होता है, मैंने बताया, पैसा आएगा तो इनफ्लो और जाएगा तो आउटफ्लो, बस यही रिकॉर्ड करते हैं पूरे कैश फ्लो में। कल भी हमने पढ़ा था, इन्वेस्टिंग में यही किया था, फाइनेंसिंग में भी यही करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा और कलेक्ट करने के लिए आपने शेयर इशू किया, शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, तो प्लस करेंगे, इनफ्लो यानी प्लस। प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, शेयर इशू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम समझ गए तो फिर वही को उठा के लिखना है। फिर से मैं बात कर रहा हूं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हमें ये देखना है कि पैसा कहां से आ रहा है और फिर जो पैसा आया उसके बदले में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग से रिलेटेड। यानी हम पैसा जुटाने के लिए, अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, शेयर इशू करते हैं, तो शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू करे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। तो जब इनफ्लो होगा तो देखो प्लस, यानी इशू शेयर से पैसा इनफ्लो होगा, प्लस प्लस होगा। अब ध्यान दो, ये तो हो गया ऑनर्स फंड का पैसा। अब हम लोन लेने के लिए मान लो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा, ऑब्वियसली आएगा। सो इशू ऑफ डिबेंचर, पैसा आएगा। अब बैंक से लोन ले रहे हैं अगर, सो बैंक लोन टेकन, प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन, बैंक लोन टेकन, सो बताओ पैसा आएगा या जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू हम पैसा ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट। नाउ यू आर गेटिंग कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पहले देखेंगे पैसा किस किस सोर्स से आ रहा है, नाम लिखो, जितना आ रहा है वो सब ऐड करते जाओ, प्लस होगा। सो हमने इक्विटी शेयर से पैसा जुटाया, अरेंज किया, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, लोन से, पब्लिक डिपॉजिट, मतलब जो भी और सोर्स। और शॉर्ट टर्म हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी पैसा आ सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, तो ये पैसा आया। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना खुद का पैसा लगा होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है, यानी लाइफ टाइम तक बिजनेस में बनी रहती है। लेकिन जो हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, लाइक डिबेंचर, बैंक लोन, व्हाटएवर, सो दीज ऑल आर रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टिफाइड पीरियड ऑफ, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद इनका हमें पेमेंट करना होता है। तो जब हमने डिबेंचर के थ्रू, बैंक लोन के थ्रू अगर से पैसा अरेंज किया है तो इनका एक समय के बाद रिडेम्पशन करना होता है। तो अगर जिस साल हम कैश फ्लो बना रहे हैं उस साल अगर हम रिडेम्पशन किए हैं तो पैसा जाएगा, ठीक। सो पैसा क्या होगा, यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा, समझ में आ रहा है? सो अगर से यहीं पे रिडेम्पशन कर दें, देखो यहाँ पर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन किस चीज का होता है? सबसे पहले तो कॉमन चीज है लोन का होगा, रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट करना, ठीक है। सो लोन का तो होगा, लोन का मतलब कि डिबेंचर का होगा, बैंक लोन का होगा, पब्लिक डिपॉजिट का होगा। बट जो शेयर कैपिटल होता है उसमें एक शेयर का नाम होता है प्रेफरेंस, इक्विटी के साथ।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 तरीके का होता है, जिसमें से हमको पढ़ना है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो इरिडीमेबल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पेमेंट नहीं होना है, लाइफ टाइम तक रहेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस का मतलब कभी कभी कंपनी इशू करती है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, उसका उतने साल बाद पेमेंट होना होता है। सो हो सकता है कि वो मैच्योरिटी पीरियड इसी साल खत्म हो रही हो। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो देखो, जब जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा। अब इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता ना, हम इशू करेंगे शेयर या डिवेंचर, कोई भी चीज पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेंगे, लोन से लेंगे तो पैसा आएगा, फिर उनका जब पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा। स्टडी करना। अब केवल जब हम शेयर इशू करते हैं तो क्यों इशू करते हैं, कोई पैसा क्यों हमारे कंपनी में लगाएगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कंपनी का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है साल भर के एंड में, एट द एंड ऑफ द, तो जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है, मतलब डिविडेंड जिसे कहते हैं। डिविडेंड नाम सुना होगा, डिविडेंड डिसीजन पढ़ा है। हाँ, ठीक है। सो जितने शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, इनको हमें इनके कैपिटल पे डिविडेंड पे करना होता है। तो डिविडेंड पे करेंगे तो पैसा आउटफ्लो होगा। ठीक, समझ में आ गया। प्लस जिससे हमने लोन लिया है, लाइक डिबेंचर, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, सब लोन लिया है, तो क्यों लिया है, उस पर उनको हमें ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो जब हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे तो आउटफ्लो, समझ में आया। सो बस अब यहां पर इंटरेस्ट पे और डिविडेंड पे, ठीक है, ये माइनस होगा। सो क्लियर है कि पैसा कब आ रहा है और कब जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग एक फॉर्मेट पढ़ेंगे, ये फॉर्मेट ही है बट इसको एक अरेंज कर लेते हैं डेवोल्यूशन में। हाँ, बस इसी तरह अभी बताएंगे, सब आ जाएगा तुम्हें। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ गया ना कि पैसा आ रहा है, तुम्हें अपनी दिमाग लगाना है। फाइनेंसिंग में पैसा अगर आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, जा रहा है तो माइनस करेंगे, वही करना है। कल भी वही पढ़ाया था इन्वेस्टिंग में, ठीक है। ये फाइनेंसिंग है। ओके ओके, अंजलि, अंजलि, यस, क्लियर है। Yes, sir. Okay. So now draw the format. बताएंगे बेटा, आधी क्लास स्टार्ट की तो इन्वेस्टिंग ही बता रहे थे तुम्हें। तो देखो, अब अच्छे से समझोगे थोड़ा सा सिस्टम से, अब उसको बनाओ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो पहले हम लिखेंगे जो जिससे इनफ्लो होगा। सो वी विल राइट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। So देखो, proceeds from issue of shares, you people are knowing that shares can be issued at par or premium, not on discount, है ना। So हम यहाँ ब्रैकेट में कैसे करेंगे वो हम बता दे रहे हैं। तो फेस वैल्यू का मतलब जितने रुपए का शेयर हम
इशू कर रहे हैं उतने रुपए के शेयर का फेस वैल्यू, सपोज दैट यू आर इशूइंग द शेयर्स ऑफ रुपीज 5 लाख, सो 5 लाख क्या है, फेस वैल्यू है। अब इशू डेट पार कर रहे हो तो 5 लाख का 5 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आपके पास पैसा ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा आएगा, प्रीमियम में से एक्स्ट्रा पैसा आएगा, है ना। सो फेस वैल्यू अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम ऐड कर देंगे, ठीक है, माइनस समटाइम्स वी इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन इशू। ध्यान दो, यहां ध्यान दो, proceed from issue of shares, share means whether it is equity share or preference share, that is the common. So face value अगर प्रीमियम इशू किए तो प्रीमियम प्लस कर देंगे, और शेयर को इशू करने पे अगर कोई खर्च हुआ है लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस और अंडर राइटिंग कमीशन अगर है तो उसको माइनस कर देंगे, एवरीथिंग वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक, माइनस करेंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये प्लस वाला आइटम है क्योंकि इशू करेंगे तो पैसा आएगा, क्लियर है ना, लिखते जाओ। दूसरा प्रोसीड्स फ्रॉम, कॉलम नहीं होता है, इशू करेंगे यानी पैसा आ रहा है तो प्लस, ये डिटेल है, इसमें प्लस माइनस करके फाइनल आंसर यहाँ लिखेंगे। अच्छा, इसमें पूरा प्लस माइनस एक ही बॉक्स में, हाँ ठीक है, वो फाइनल, यहाँ दो कॉलम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम में होता है, आप लोगों को एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने के लिए कि जितना प्लस माइनस हो रहा है इसमें करके जो फाइनल लास्ट में आंसर आएगा उसको उठाकर इधर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। सो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, देखो इधर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, सो डिबेंचर कैन बी इशूड एट par, premium and discount also, है ना। सो यहां लिखेंगे कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू जितने रुपए का डिबेंचर है, फिर अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं सो प्रीमियम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, और माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। डिबेंचर अगर कोई है सो माइनस करने के बाद जो आएगा उसे लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद proceeds from public deposit, bank loan, bank overdraft, ये सब देखो प्लस है, एक बार में लिख दिया प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, मतलब पैसा अगर हम पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं जमा कराने के लिए, पब्लिक जैसे कुछ कंपनियां अपने यहाँ डिपॉजिट पे पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट देती है, तो पब्लिक क्या करती है, बैंक में जमा करने के बजाय उनके कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। सो पब्लिक डिपॉजिट, बैंक से लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन का मतलब कोई जरूरी नहीं केवल बैंक लोन, कोई भी लोन, याद रखो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बैंक लोन या मॉर्गेज लोन, MORTGAGE, ठीक है। सो देखो लोन वगैरह ये सब जितने भी सोर्स से पैसा आ रहा है, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब प्लस हो गया, तो इसको हम यहाँ पे टोटल कर लिए, ठीक है। सो ये टोटल कर लिए तो क्या होगा, प्लस में रहेगा। अब
माइनस करेंगे लेस रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। हम एक जगह कॉमन लिख दे रहे हैं। देखो ये तो टोटल करने पे आया। अब इसके बाद शेयर एंड डिवेंचर को अगर से हम रिडीम्शन करें, शेयर का मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होगा क्या। तो देखो डिवेंचर रिडीम्शन दो तरीके से होता है, एक पार पे और एक प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं यहाँ, ठीक है। पार पे रिडेम्पशन होगा, पार का मतलब होता है जितने रुपए की इसकी फेस वैल्यू है उतने पे। सो यहां पर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों को ऐड करके जो भी आएगा उसे हम माइनस करेंगे, यानी ब्रैकेट में। हाँ ठीक है। सो वेदर वी आर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। ओके क्लियर हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो या डिबेंचर हो। अब इसके बाद और पेमेंट कब होगा या पैसा कब जाएगा, यानी रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट और पब्लिक डिपॉजिट, इन सब का हम रिडम्पशन करें, मतलब जिस जिस सोर्स के थ्रू पैसा आ रहा है जब हम उनका वापस पेमेंट करेंगे तो वो सब क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब इसके साथ और क्या माइनस होगा लिखवा देते हैं यहाँ पर, आप लिख लो यहाँ तक, हम इरेज करेंगे फिर आप लोग अपने पेज पे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं इरेज करके ऊपर से लिख रहा हूँ, इसी के आगे कंटिन्यू। देखो यहां से अब इसके ऊपर हम लिख रहे हैं, लेस में ही है, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। डिविडेंड में याद रखो सभी लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पीआरडीटी में मैंने बताया था डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड दिया होता है 2 इयर्स का, तो ऊपर कौन सा हम ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का। तो जो प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं वही यहाँ पर लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट पेड और प्रोपोज्ड डिविडेंड of previous year, entry dividend of current year, ये सब क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब इन सब को टोटल करने के बाद यहां पर जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर को हम इधर लिख देंगे। अब ये जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो सकता है, नेट कैश जनरेटेड from or used in financing activities, ठीक है। तो ये तुम्हारा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो पॉजिटिव आएगा तो जनरेटेड और नेगेटिव आएगा तो यूज्ड इन, क्लियर। सो आप इतना नोट कर लो सभी लोग, ये इसी के नीचे से हम कंटिन्यू किए थे। सो ये सारी चीजें माइनस में, या इसको एक वर्ड और आता है फाइनेंस कॉस्ट, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे फाइनेंस
कॉस्ट आप लिख लोगे। इंटरेस्ट पेड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ, इंटरिम डिविडेंड हमेशा जो हम पीआरडीटी में डिविडेंड लिखते हैं वही डिविडेंड यहाँ आता है। सो अब ये आपका तीनों स्टेप खत्म हो गया। अब हम लोग एक एक करके छोटा छोटा क्वेश्चन अब करना है कैश फ्लो का। और this chapter is very very important because 8 marks question would be coming in the board exam, 6 marks question would be coming in the practical exam। और बोर्ड में तो आना ही है वाइवा। सोचो कि केवल एक चैप्टर से तुम्हारा 8 + 6 40 मार्क्स का आता है 100 में। ठीक है, तो ये तो अगर रट गया जितना चीज बताया हम लोग एकदम इजी करके मैंने बताया था जो फॉर्मूला कि पीआरडीटी फिर दिल गया आईपी और डीसीआईसीएल आईसीए और डीसीएल ये सारा चीज बताया था। इसके थ्रू आपको पूरा समराइज हो गया। बट कंसंट्रेशन की जरूरत है, कंसंट्रेशन बनाओगे। जहां एक पढ़े 8 नंबर अगर चैप्टर से हाथ में तो सोचो 8 नंबर और इसमें बाकी के जो 12 नंबर के रेशियो 4 नंबर उधर तो बस फॉर्मूला बेस्ड है सारा। बहुत आसानी से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसको टेक्निकली समझते हुए पढ़ना है कि कैसे हमें तैयार करना है। अब कुल लेकर बैठोगे तो कुछ नहीं तैयार होना है। ठीक है, इसको गाइडेंस में तैयार करो एक तरीके से, सिस्टम से कि पहले हम किस किस क्वेश्चन जो हमें आसान लग रहा है, हमें आ भी जाना है, फट से हम कर लेते हैं, पहले उसको तैयार करो और उतने का प्रीबोर्ड उठा के या सैंपल पर उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कि हम उतना कर पा रहे हैं। और थ्योरी पे फोकस करो, थ्योरी इंटरनल चॉइसेस में आएगा, वही तो पास कराएगा बच्चों को। ठीक है, थ्योरी बहुत कम आता है, 1 मार्क्स में दे दिया, लिख दिए। ठीक है, नहीं वैसे भी अब हैबिट हो रहा है, लेकिन एमसीक्यू में टेक्निकल आएगा थोड़ा बहुत। तो 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा जिसमें वर्ड स्टेटमेंट और ये सब हो जाएगा, एमसीक्यू वगैरह सब मिला के। और वो ट्रिकी रहेगा, एमसीक्यू में ट्रिकी रहेगा। क्या बढ़ेगा, ऑलरेडी ये चेंज हो गया है फॉर्मेट। पहले पूरा आता था एक एक नंबर का बस 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आता था पहले, फिर एक साल किया 10 क्वेश्चन किया, फिर वो भी हटा दिया, फिर से 20 क्वेश्चन कर दिया। न्यूमेरिकल से भी एमसीक्यू कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे हो जाता है। थ्योरी क्या होता है, वही ये सब थ्योरी है। तो जो मैं भी पढ़ा रहा था ये थ्योरी है, इसी के बेसिस पे। तो देखो कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में साइंस और आर्ट होता है। साइंस क्या होता है, थ्योरिकल नॉलेज जो होती है वो साइंस होता है। हाउ टू प्रेजेंट इट, ये क्या है, तुम्हारा आर्ट है। तो अकाउंटेंसी में पहले साइंस यानी पहले नॉलेज होगा सब्जेक्ट का, किसका मतलब क्या है, कैसे किसको प्रेजेंट किया जाएगा, तब तो तुम फॉर्मेट बनाओगे और लिखोगे। आंसर तो बिना फॉर्मेट के भी ला सकते हो। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मृत्युंजय? यस सर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखो, समय तो बहुत कम है। कौन सा क्वेश्चन हम बोले थे, क्वेश्चन नंबर 28, इलस्ट्रेशन 28। आप सभी लोग इसको देखकर कर लोगे, और क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का क्लास आपका होगा भी, और कल मैं इसको करवा दूंगा। ये अगर नहीं लगा पाओगे आप लोग अपने से तो मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा।